हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 5 जुलाई, चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का आप देख रहे हैं, उन्होंने बैन कर दिया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, चाहे ड्रोन्स हो चाहे कुछ भी हो। तो ये ड्रोन अटैक सबको पता है एयरफोर्स स्टेशन पे हुए थे इस वजह से। तो हमें इसमें क्या देखना है कि एक तो हमने जो 29 जून के एनालिसिस में देखा था, जिन्होंने देखा उनको दोबारा बार बार जाने की सुनने की जरूरत नहीं है। जो एंटी ड्रोन्स इंस्टॉलेशन और जनरल मेथड्स होने चाहिए टू फॉलो फॉर ड्रोन अटैक्स। और आर्मी चीफ ने क्या कहा था ड्रोन अटैक्स के बारे में, हमने 2 जुलाई को देखा है। जिन्होंने सुन लिया था, नोट्स बना लिए थे, उनको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। बट ये बस एक अपडेशन है कि अब जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन बैन ही कर दी है। तो कई बार अगर कुछ आता है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि इसको ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज फॉर इंटरव्यू। तो ये मेंस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेंस में आएगा या प्रीलिम्स में आएगा। बट जस्ट ये आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प करता है, तो आप उसके लिए एक नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पेज 2 पे था, दिल्ली का बहुत छोटा सा दे रखा था उसमें ना, ई वेस्ट मैनेजमेंट के उसमें। तो एक तो याद रखिएगा, उसमें एक टर्म थी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, बेसिकली जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ जो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो इम्पोर्टर्स होते हैं उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जब ये मार्केट में, मतलब जिसको आपने बेचा है और ये खत्म होने की कगार पे होगा, तो आप ही को, चाहे उसको आप बाय बैक करें या कैसे भी करें, आप ही को इसको रिसाइकिल करना होगा, रीयूज करना होगा। इससे क्या है, बेसिकली एक एंकरेज किया जाता है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो डिज़ाइन जो करें ना प्रोडक्ट्स, जब उसको एक प्रोड्यूसर को लगेगा कि हाँ यार ये मेरी सिरदर्दी रहेगी इसको बाद में लेना और इसको रिसाइकिल करना, तो वो क्या करेगा, डिज़ाइन ऐसे करेगा प्रोडक्ट्स जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। क्योंकि अब हमने प्रोड्यूसर को डायरेक्टली इनकाउंटेबल बना दिया है। हमने कह दिया भैया एंड स्टेज कंजम्पशन जो है वो आप ही की होगी, आप ही को मैनेजमेंट करनी होगी। ठीक है, ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें क्या है कि आप, एक ऑप्शन ये भी होती है कि प्रोड्यूसर ये इसको थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, हाँ थर्ड पार्टी को दे सकता है। बट वो जो है उसको पे करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को इसकी मैनेजमेंट के लिए। ईपीआर जो है, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये मेन फीचर है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि सर ऐसे बताए जा रहे हैं, का कोई यूज़ है? देखिए, आपको जो जो मैं बताता हूँ उनको पॉइंट वाइज लिखा करिए। आपको एक सेकेंड ये देखिएगा। ये देखिए 2019 के प्रीलिम्स में आया था कि इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इसका सी इजीली मार्क कर पाएंगे कि ई वेस्ट रूल्स का है। और ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो आप नहीं सोच सकते कि यार बायोमेडिकल वेस्ट होगा, रिसाइकिल प्लास्टिक होगा, या क्या होगा। तो इन चीज़ों को आप समझा करिए जब हम बता रहे हैं आपको। एक पेज 4 पे था, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है कि ओडिशा ने 10,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ताकि अब इससे दो काम हो पाएंगे। देखिए, एक तो हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज, ये जो स्कीम लेके आए मुक्त, मतलब मुख्यमंत्री कर्मा तत्पर अभियान योजना, इसमें क्या अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और ये माइग्रेंट लेबर्स के लिए है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो जैसे लॉकडाउन की वजह से माइग्रेंट लेबर्स जा रही है अपने वापस स्टेट्स में, तो उनको कहीं ना कहीं से काम देना है, नहीं तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल लिखिएगा मेंस में, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ओडिशा ने ये स्टेप लिया। उससे क्या है कि एक तो वो माइग्रेंट लेबर्स जो आ रहे हैं उनको भी हेल्प हो गई, साथ साथ हमने अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर लिया। ओडिशा एक वाटर सरप्लस स्टेट है, ये प्रीलिम्स फैक्ट है, याद रखिएगा। एक एडिटोरियल पे था, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, पीपल्स एक्ट का, उसको आप सुन लीजिएगा कि क्या कहती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कि अगर वैलिडिटी वैकेंट होती है कोई सीट, उसको विद इन 6 मंथ्स आपको वो करना है, बायपोल कराना है। और विद इन 6 मंथ्स अगर आप कराते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि रिमाइंडर ऑफ द टर्म जो है लेस देन 1 ईयर ना हो। तो बट ये याद रखिएगा कि ये जो एक्ट है डज नॉट बार बायपोल इवन व्हेन द रिमेनिंग टर्म ऑफ द असेंबली इज लेस देन 1 ईयर। ये ऑप्शनल होता है, ये एक मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। तो हमने जो उत्तराखंड के केस में देखा है कि वो कह रहे हैं कि देखिए मार्च में तो इलेक्शंस हैं ही उत्तराखंड के, और हम सितंबर में क्या करेंगे रख के। तो ये सब पॉलिटिक्स चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो चाहते, पहले भी हमने प्रेसिडेंसीज देखे हैं कि ऐसा हुआ है कि अगर 1 साल से कम भी असेंबली को टाइम रहता है तब भी इलेक्शंस बायपोल्स किए गए हैं। बट इस बार सब पॉलिटिक्स चल रही है वेस्ट बंगाल को लेके, तो उन्होंने ये बात कह दी है। तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों को आप एक बार कल का सुन लीजिएगा, आपको थोड़ा सा इजीली समझ आ जाएगा। बट मैं आपको बस यही बताना था कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि 1 साल का हो ही हो। वो कहता है ऐसा, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है। उसके बाद
एक कल हमने देखा था हाईएस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखा था 3 जुलाई के एनालिसिस में। उसमें देखिए ट्रेड डेटा इज़िली शो कर रहा है कि देखिए अगर हम सोचे ना कि एक्सपोर्ट हमारी इतनी ग्रो हुई है, वो सिर्फ़ इसलिए हुई है कि एक तो कमोडिटी के प्राइसेज़ इंक्रीज़ हुए हैं और दूसरा कि मेजर इकोनॉमीज़ के खुलने की वज़ह से ना और चाइना की एक एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट करने की, तो उस वज़ह से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इतनी इंक्रीज़ हुई है। अगर हम एक्चुअल में देखें पोज़ीशन, तो जो हमारी जॉब जनरेटिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, टी सेक्टर, ये सब में हमने डबल डिजिट डिक्लाइन देखा है फ्रॉम जून 2019 लेवल। ठीक है? तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें ना हमें थोड़ा-सा दिखाती हैं कि हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हैं, बजाए इसके कि हम ये देखें कि नहीं, हम तो हमारी तो एक्सपोर्ट बढ़ी है, हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे ग्रो कर रहा है, बहुत आगे ग्रो कर रहा है। हमें एक्चुअल पोज़ीशंस भी देखनी चाहिए। तो ये थोड़े-थोड़े फॉर्डर्स होते हैं, इसको आप कनेक्ट करा करिए जब आपका ऊपर ट्रेड पे क्वेश्चन आए या कुछ भी आएगा, तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को। उसमें एक एडिटोरियल पे मिलिट्री सिनर्जी प्लान का था, वो देखिए एक रिटायर्ड एयर फोर्स के हैं, तो उन्होंने थोड़ा-सा बायस्ड लिखा है, उस लेक्चर को आप ना ही फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें एक एडिटोरियल पे था सलवा जुदम का, याद रखिएगा ये सीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर थे महेंद्र कर्मा, इन्होंने शुरू किया था सलवा जुदम 2005 में। बेसिकली इन्होंने लोगों को ही खिलाफ खड़ा कर दिया था माओइस्ट के, उन्होंने कहा था कि आप लोगों को इतना सहन किया आप लोगों ने ट्राइबल यूथ्स ने, तो उन्हीं को माओइस्ट के अगेंस्ट उन्होंने खड़ा किया था। तो मोबिलाइज़ किया था लोगों को, उन्होंने कहा था कि अब आप मिलके अब आपको एक हम स्पेशल ऑफिसर्स बना रहे हैं, अब आप लड़िए इनसे माओइस्ट से। ये बेसिकली क्या नाम है, इन्होंने कैंसल भी कर दिया था। इसमें से नोट्स बना सकते हैं, इट्स नॉट टफ जॉब, बट आपको मैं बताना चाहता था सल्वा जुदुम क्या है? तो ये क्या शुरू हुआ था, क्या वजह से शुरू हुआ था? तो इस वजह से शुरू हुआ था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल कहा था, ठीक है? उसके बाद उसके बाद एक एडिटोरियल पे लाइट रेल के बारे में था। ये देखिए अभी हम उस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुँच सकते कि इट अफेक्ट्स एनवायरनमेंट और नॉट, बट आपको लाइट रेल, मेट्रो राइट, मेट्रो न्यू पता होना चाहिए क्या है, क्या नहीं, वो 3 फरवरी के एनालिसिस में सुन सकते हैं। एक पेज 9 पे था पंचमूली लेक, थोड़ा-सा याद रखिएगा कहाँ पे सरदार जो वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू बना हुआ है 182 मीटर्स का, ये वहाँ पे बेसिकली वहाँ के क्रोकोडाइल्स को हटा के कहीं और री-एलोकेट किया जा रहा है, तो आप थोड़ा-सा पंचमूली लेक आपको पता होना चाहिए कहाँ है। एक पेज 9 पे अमेंडमेंट्स ऑन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका आ रहा है क्योंकि वहाँ के वर्कर्स बहुत वो कर रहे हैं, तो याद रखिएगा क्या अमेंडमेंट हुई है वो 17 जून के एनालिसिस में आप सुन सकते हैं। एक पेज 10 पे था निपुण भारत मिशन का, उसमें क्या है, उसका विजन क्या है कि बेसिकली उसका विजन ये है कि ग्रेड 3 पास होने के बाद बच्चे जो हैं इतना एक्वायर्ड हो जाएं कि उनको वो पढ़ सकें, लिख सकें और उनको न्यूमेरिकल नॉलेज हो जाए। ये बेसिकली इनका फंडा है। इसका इन्होंने टाइमलाइन रखी है बाय 2026-27। पहले बाय 2025 था, बट उन्होंने कहा है कि 2 साल तो हमारे खराब हो गई है कोरोना की वजह से, तो उन्होंने अब अपना जो डेड एंड है वो कर दिया बाय 2027। उसमें क्या है कि आप यूनिवर्सल हमें एक्विजिशन करनी है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, ये आपका फैक्ट पूछा जा सकता है। इसमें जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट्स की होगी और गाइडलाइंस दी जाएंगी टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, असेसमेंट के ऊपर और प्रिंटेड रिसोर्सेज दिए जाएंगे। ये फंडेड होगी थ्रू समग्र शिक्षा प्रोग्राम। समग्र शिक्षा क्या है? याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट्स नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समग्र शिक्षा क्या है? एक इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर स्कूल एजुकेशन। वो एक बेसिकली इंटीग्रेट करके देता है प्री स्कूल को क्लास 12 तक, और उसमें उन्होंने 3 स्कीम्स को जोड़ के बनाया गया था: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है स्कीम ऑफ वोकलाइजेशन भी। वोकेशनलाइजेशन होता है जिसमें आप ट्रेनिंग देते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ताकि कल को वो बच्चा जो है नाइन्थ, अगर 9 10 11 12 दे देंगे तो वो 12th के बाद कहीं ना कहीं जॉब कर सकता है, चाहे कारपेंट्री या कुछ भी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। और 9 to 12 तक दिया जाता है। आप इसमें से नोट्स बना सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ज़रूर बनाइएगा। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि निपुण भारत को किस स्कीम के अंदर फंड किया गया है और उसका क्या एम्फसाइज है बेसिकली कि ग्रेड 3 तक आप लर्न लिख सको, पढ़ सको और न्यूमेरिकल आपको नॉलेज हो, और इसका अचीवमेंट डेट कौन सी एंडिंग है। उसमें पेज 11 पे टिग्रे के बारे में था, वो हमने 30 जून के एनालिसिस में देखा था। पेज 11 पे एक चाइना स्पेस स्टेशन का दे रखा था, वो हम ऑलरेडी 10th में के एनालिसिस में देख सकते हैं। उससे ज़्यादा अभी डेली टू डेली आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, क्वेरी आई थी कि सर पेपर देते टाइम कैसा वो दिमाग का स्टेटस होना चाहिए या क्या सोच होनी चाहिए। देखिए 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जाते हैं, एक होते हैं जो सिर्फ ट्रायल देने जाते हैं कि यार देख लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो वो दोनों जो हैं वो तो कैसे भी जा सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत फ्री माइंड से जा रहे हैं। एक थर्ड होते हैं जो बहुत डिसेंट स्टडी करके जाते हैं।
उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि देखिए जब भी आप जाएँ पेपर देने, अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है, अच्छी नॉलेज आपने गेन कर रखी है, अच्छा आपने पता है आपको कि मैंने मेहनत की हुई है, तो बहुत ईज़ी माइंड से रहिएगा। टेंशन सबसे बड़ी बात ये होती है कि टेंशन अगर लेके जाता है ना आदमी, फ्री माइंड नहीं लेके जाता है, तो वो गलतियाँ कर बैठता है क्योंकि जो क्वेश्चंस उसको आते भी हैं, वो प्रॉपर देख नहीं पाता है, नोट लिखा है, क्या लिखा है, तो बहुत ईज़ी और कूल माइंड से रहेगा, ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम से जाइएगा और कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो याद रखिएगा वो किसी और को भी नहीं आएगा। टफ पेपर कभी भी ये मत सोचिएगा अगर टफ पेपर आया तो वो बुरा है, वो बुरा नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आप बिना पढ़े गए हैं तो आपके लिए हर चीज़ टफ है। अगर आपने पढ़ रखा है तो अगर वो आपके लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ है, उतनी ही कट ऑफ नीचे आएगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत कॉन्फिडेंस से जाइए, कूल माइंड से जाइए, ये मत सोच जाइए कि डर डर के आंसर्स क्वेश्चंस को देखिए, आंसर्स निकालिए, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, चाहे कुछ भी टेक्निक यूज़ कीजिए। और आपको अगर नॉलेज है तो आप एक रिस्क लीजिए। याद रखिएगा 1/3 का रेशियो है, प्रोबेबिलिटी 1:3 है, तो रिस्क लेना बनता है। और अगर आपको प्रॉपर देखना है तो जैसे हमने दिखा रखा है एक प्लेलिस्ट में कि हम जब पेपर देने जाते थे तो कैसे देते थे, तो आप उसमें 2000 पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं। तो उसमें जाके आप देख के समझ सकते हैं कि हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो कैसे देने जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।